हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैकनेट बाय सोनिका शर्मा। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को कवर किया है। हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर अपने न्यू सब्जेक्ट को, दैट इज़ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अ बिजनेस फाइनेंस। सो सबसे पहले हम इसके अंदर करेंगे लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन की डिस्कशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज a sale and a lease back arrangement is more suitable for a leasee having। so सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीज होता क्या है। so lease is an contractual agreement between two parties in which one party agrees to give his asset on a lease or on a rent to another party, and the party which give his asset to another party is known as a lessor, and the party who take that asset is known as a leasee. And leasee are of two types. The first one is operating lease, which is for a short time period, and the second one is financial lease, which is for a long time period. A sale and a lease back agreement is a type of a financial lease. इसके अंदर होता क्या है? इट इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन विच वन सेल्स एन एसेट एंड लीजेज इट बैक फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। अब इसके अंदर हमें ये बताना है कि लीजी ऐसा करता क्यों है। जब उसके पास कोई कैश की कमी है या उसको लिक्विडिटी क्राइसिस है तो वो क्या करता है, अपनी एसेट को किसी दूसरे पर्सन को सेल कर देगा और फिर बाद में उस पर्सन से क्या लेगा, उस एसेट को वापस से लीज पे लेगा। वापस से क्यों लेगा? क्योंकि उसको एसेट की तो रिक्वायरमेंट है, बट ड्यू टू अ फाइनेंशियल क्राइसिस, ड्यू टू अ लिक्विडिटी क्राइसिस, उसने क्या करा, अपनी एसेट को सेल कर दिया, जिससे उसके लिक्विडिटी क्राइसिस दूर हो गए और बाद में उसने सेम एसेट को रेंट पे ले लिया, लीज पे ले लिया। सो इस लीज का नाम दिया गया है सेल एंड अ लीज बैक, कि पहले सेल कर दो और वापस से उसको क्या ले लो, लीज पे ले लो। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 1. The next question is related to match the column. List 1 contain net income approach, Gordon model, internal rate of return and reorder level, and list 2 contain inventory management, capital budgeting, capital structure theory and dividend theory. Net income approach is one of the approach or one of the theory of capital structure. Gordon model is related to dividend theory. Internal rate of return is one of the technique of capital budgeting, and reorder level is related to inventory management. So the correct answer is answer number 2. The next question is, under which of the following situations the decision outcome on evaluate of investment opportunities vary under NPV and IRR? बेसिकली क्या होता है, NPV और IRR जो हैं वो सिमिलर रिजल्ट शो करते हैं इफ द प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट, बट इफ द प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स आर दोज प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर एक की एक्सेप्टेंस दूसरे प्रोजेक्ट को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देती है। दैट मीन्स व्हेन द प्रोजेक्ट्स आर डिपेंडेंट, कि अगर आप एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे तो दूसरा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट। तो एनपीवी और आईआरआर मेथड जो हैं वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स में तो सिमिलर रिजल्ट शो करते हैं रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट, बट इन अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स इनके जो आउटकम्स होता है वो वेरी कर सकता है। और वो वेरी क्यों करता है, हमें उसके रीजंस बताने हैं। टाइम डिस्पैरिटी, मतलब कि कैश इनफ्लोज की जो टाइमिंग है वो डिफरेंट होती है, उसकी वजह से। cost disparity, that means cost outflow. Life disparity is lifespan of the project, and volume disparity means outcome or the production capacity of the project. So A, B and C is the correct answer. That means A, B और C की वजह से, टाइम, कॉस्ट एंड लाइफ डिस्पैरिटी की वजह से जो NPV है एंड जो IRR मेथड्स हैं उनके आउटकम वेरी कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 3rd. The next is capital structure and leverage decisions come in the ambit of. There are 3 types of decisions which a financial manager can take in a financial management. That is financing decision, investment decision and dividend decisions. Financing decision is related to how to raise a finance. Investment decision is related to how to use or how to allocate that finance, and dividend decision is related to how to distribute the profit. Distribution decision नाम की कोई चीज़ नहीं होती. So
कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, इज अ रेशियो और अ प्रोपोर्शन बिटवीन अ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ अ कंपनी. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 3rd. The next is, which one of the following analysis is suitable for risk return analysis in financial decisions. फाइनेंशियल डिसीजन के रिस्क रिटर्न एनालिसिस के लिए जो हम एक मेथड है या जो एक एनालिसिस करते हैं वो है CAPM एनालिसिस, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. SWOT analysis is related to environmental scanning or a business environment, that is strength, weakness, opportunity and threat analysis. Capital gearing is the ratio which describe or which denotes the amount of debt a company has relative to its equity. And EVA analysis stands for economic value added analysis. This refers to the value created in excess of the required rate of return, that is value excess of profit after tax over a cost of capital. So the correct answer is answer number 1. The next question is related to assertion and reasoning. Assertion and reasoning के क्वेश्चन को एज अ स्टेटमेंट सबसे पहले रीड करते हैं. According to a net income approach, capital structure decision is relevant in the valuation of firm. The capital structure theories are divided into two parts on the basis of their relevance. Under a relevant theory, the capital structure decision affect the value of the firm, and net income approach is one of the relevant theory of capital structure. So the assertion is correct. Reasoning: a firm can change its total value and its overall cost of capital by change in the degree of leverage in its capital structure. कि जो एक फर्म है वो अपनी वैल्यू ऑफ द फर्म एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर चेंज कर सकती है बाय चेंजिंग इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स डेट इक्विटी की रेशियो के अंदर चेंज करके हम अपनी वैल्यू ऑफ द फर्म को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. इसी के साथ हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट एंड बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, दैट इज नेट इनकम अप्रोच यही कहती है कि अगर हम अपनी कंपनी की वैल्यू ऑफ द फर्म और को इंक्रीज करना चाहते हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना चाहते हैं, सो ऑन द by changing the degree of leverage we can do that. So the correct answer is answer number 1, that is both A and R are correct and R is the right explanation of A. The next question is that personal leverage can replace corporate leverage is assumed by. ये जो कंसेप्ट है ये MM मॉडल लेकर आए थे, मोदिग्लानी एंड मिलर मॉडल की. जो इन्वेस्टर्स हैं वो कॉर्पोरेट लिवरेज को छोड़ के पर्सनल लिवरेज के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर 2. The next is, which of the following is not an approach to the capital structure? There are 4 approaches of capital structure. Net income approach, which is relevant approach. Net operating income approach, which is irrelevant. Traditional approach, this approach is mixture of both, and MM approach. So gross profit and approach is not an approach of capital structure. The next is, which one of the following methods of capital budgeting assumes that cash inflows are reinvested at project rate of return? देखो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो मेथड है ये तो हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को कंसीडर करता है, सो ये तो हो ही नहीं सकता. पेबैक पीरियड मेथड भी अकाउंटिंग प्रॉफिट से ही रिलेटेड है, सो सेकंड एंड फोर्थ तो इसका आंसर हो ही नहीं सकते. नाउ 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, NPV एंड IRR. NPV method presumes that cash inflows are reinvested but at a cut-off rate or at a discount rate, and IRR method assumes that cash inflows are reinvested at a project rate of return or at a internal rate of return. So the correct answer is answer number 3rd. The next question is, cost of equity share capital is more than cost of debt because. ये तो हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर से ज़्यादा होती है, और इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस भी हैं. दैट वन ऑफ द रीज़न इज कैश डिबेंचर्स आर टैक्स डिडक्टेबल, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर कंपनी को टैक्स देना पड़ता है.
और इसके पीछे और भी रीजंस हैं कि फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह ज़्यादा आती है। जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो हायर रेट ऑफ डिविडेंड डिमांड करते हैं ड्यू टू अ हायर रिस्क। अब हम इसके अंदर देखते हैं कौन से ऑप्शन हमारी इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। इक्विटी शेयर्स आर नॉट ईजिली सेलेबल, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि इक्विटी शेयर्स जो हैं वो ईजिली हम उसको सेल नहीं कर सकते, ये इनकरेक्ट है। इक्विटी शेयर्स आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इक्विटी शेयर्स डू नॉट प्रोवाइड द फिक्स डिविडेंड रेट, ये तो सही है कि उनको फिक्स डिविडेंड रेट नहीं मिलता, बट इट इज़ नॉट वन ऑफ द रीजन ऑफ हाई cost of equity. Generally, the face value of equity shares is less than the face value of debenture. This statement is incorrect. The last one is equity shares have high risk than debts. This statement is correct कि equity shares की जो risk level है वो उनका high होता है as compared to debentures। इसीलिए जो हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो ज़्यादा डिविडेंड की डिमांड करते हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई इक्विटी शेयर्स हैव हायर कॉस्ट देन कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 4. द नेक्स्ट इज negative net working capital implies that फॉर्मूला ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटीज। तो नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? करंट एसेट्स हमारी कम है और करंट लाइबिलिटीज क्या हैं? ज़्यादा। तो इन वाली स्टेटमेंट्स को हम रीड आउट करते हैं कि इन कौन सी ऐसी इसमें ट्रांजैक्शन ऐसी दी हुई है जिससे हमारी करंट एसेट्स तो कम हो जाएंगी और करंट लाइबिलिटीज़ या तो उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा या फिर वो ज़्यादा हो जाएंगी। सो द आंसर मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज लॉन्ग टर्म फंड्स हैव बीन यूज्ड फॉर फिक्स्ड एसेट। देखो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं मतलब कि हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हो गई, उनको हमने फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए यूज़ कर लिया, तो ना तो इससे हमारी करंट एसेट्स पे कोई असर पड़ रहा है ना ही करंट लाइबिलिटी पे, तो ये स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकती। शॉर्ट टर्म फंड्स हैव बीन यूज्ड फॉर फिक्स्ड एसेट। देखो हमारे शॉर्ट टर्म फंड्स दैट इज कैश है, बैंक बैलेंस है, या कोई ऐसी हाईली लिक्विड एसेट है हमारे पास, सिक्योरिटी है जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ कैश, उसको हमने यूज़ करा। यूज़ करने का मतलब है करंट एसेट्स हमारी रिड्यूस हो गई, बट उससे हमने क्या करा है, फिक्स्ड एसेट को परचेज कर लिया। अगर मान लो हम उसको यूज़ करते करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने में, तो करंट एसेट्स भी कम हो गई, करंट लाइबिलिटीज़ भी कम हो गई, हमारा अफेक्ट क्या आ गया, न्यूट्रल। बट यहाँ पे करंट एसेट्स तो कम हो गई बट करंट लाइबिलिटीज़ पे कोई भी असर नहीं पड़ा। सो ये इट मे बी वन ऑफ द रीजन ऑफ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। पहले बाकी के दोनों ऑप्शंस को भी रीड आउट करेंगे। द नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म फंड्स हैव बीन यूज्ड फॉर करंट एसेट। देखो लॉन्ग टर्म फंड्स थे, उनको हमने करंट एसेट्स को यूज करने में लगा दिया, मतलब हमने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया मान लो। अब इससे क्या हुआ, हमारे करंट एसेट्स इंक्रीज हो गए, तो उससे तो हमारी वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होगी ना कि नेगेटिव, तो ये भी उसका रीज़न नहीं हो सकता। द फोर्थ वन इज शॉर्ट टर्म फंड्स हैव बीन यूज्ड फॉर करंट एसेट। देखो शॉर्ट टर्म फंड थे, उनको हमने करंट एसेट्स में ही यूज़ करा। आपने बैंक से बैलेंस कैश विड्रॉल करा, उससे क्या करा, आपने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, 5,000 का कैश विड्रॉल करा, कैश कम हो गया 5,000 का, बट वहीं पे हमारे रॉ मटेरियल का स्टॉक 5,000 से क्या हो गया, इंक्रीज। तो दैट मीन्स कि उस पर क्या हुआ, हमारी करंट एसेट्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 2, कि जब हमने अपने शॉर्ट टर्म फंड्स को लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट कर दिया तो उससे क्या होगा, हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि करंट एसेट्स उससे हमारी क्या हो रही है, रिड्यूस। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ डेट ऑफ अ कंपनी। इम्प्लिसिट कॉस्ट मीन्स इम्प्लाइड कॉस्ट, जो एक्चुअली में कॉस्ट नहीं है बट उसकी वजह से हमारी कहीं ना कहीं कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं। सिंपल एग्जांपल है, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा और आप उसके अंदर खुद काम कर रहे हो, तो आपकी जो सैलरी है दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट,
कि अगर आप कहीं और वहाँ पर काम करते तो आपको कुछ ना कुछ सैलरी मिलती, बट जो एक्चुअली में अभी आपको सैलरी नहीं मिल रही है, या फिर आपने अपने घर का अपना पर्सनल प्रेमिसेस एज अ बिजनेस आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप कहीं बाहर उसको लेते या आप किसी और को देते तो आपको रेंट रिसीव होता, बट अभी आपको रेंट रिसीव नहीं हो रहा है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है इम्प्लाइड कॉस्ट, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इसमें से देखते हैं कि अगर हम अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डिबेंचर्स को इंक्रीज करेंगे तो इनमें से कौन सी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो सकती है। द फर्स्ट वन इज प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ द कंपनी वुड इंक्रीज। देखो, अगर हमारी अर्निंग रेशियो इंक्रीज होगी तो दैट इज अ बेनिफिट, नॉट अ कॉस्ट। रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी वुड डिक्रीज। रेट ऑफ रिटर्न कंपनी का डिक्रीज होएगा तो वो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। टैक्स शील्ड वुड नॉट बी अवेलेबल ऑन अ न्यू डेट्स। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि टैक्स शील्ड तो हमें मिलेगी, हमें पता है कि जो डिबेंचर्स है वो टैक्स डिडक्टेबल है। द नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स वुड डिमांड हायर रिटर्न। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो हायर रिटर्न की डिमांड करेंगे। जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है कैपिटल स्ट्रक्चर की, उन्होंने कहा द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इरेलीवेंट फॉर द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट व्हेन यू इंक्रीज द रेशियो ऑफ डिबेंचर्स इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर, the risk of equity shareholders will increase and they will demand a higher dividend. So the correct answer is answer number 4th. The next is profitability of a project is the ratio of present value of cash inflows to। profitability index का फॉर्मूला होता है हमारा present value of cash inflows divided by में present value of cash outflows. So the answer is answer number 3rd. The next is which one of the following statement is false। हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। Effective dividend policy is an important tool to achieve the goal of wealth maximization. There are two goals or two objectives of financial management. The first one is profit maximization and the second one is wealth maximization, which means increase the shareholders' wealth. So effective dividend policy is one of the tool of achieving that goal. The second is according to Walter, the optimal payout ratio for a growth firm is 100%. Walter gave the one of the theory of dividend, and according to him the optimum payout ratio for a declining firm is 100%. That means अगर आपकी जो फर्म है वो डिक्लाइनिंग है, मतलब वो ग्रो नहीं कर रही है, वो डिक्लाइनिंग स्टेज में जा रही है, तो मैनेजमेंट या कंपनी के पास बेस्ट डिसीजन क्या होता है कि जितना उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है वो सब एज अ डिविडेंड क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि फ्यूचर में उनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो अवेलेबल है नहीं, तो इससे बेटर क्या है वो अपने शेयर होल्डर्स को ही खुश करें। बट अगर फर्म कोई भी है, अगर वो ग्रोइंग फर्म है, फ्यूचर में उनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उनकी डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होनी चाहिए। वो सारा का सारा क्या करें, दोबारा से बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर दें। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। MM model asserts that value of the firm is not affected whether the firm pays a dividend or not. This statement is also correct. MM approach के अकॉर्डिंग, मोदी, ग्लानी एंड मिलर के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कंपनी चाहे डिविडेंड पे करे या ना करे, उससे वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये इसकी एक एजम्पशन थी कि वैल्यू ऑफ द फर्म, अगर आप सेम टाइप की इंडस्ट्री के अंदर हो तो आपकी सभी कंपनीज की क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, इरिस्पेक्टिव वेदर यू आर पेइंग अ डिविडेंड और अ नोट। बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट इन रेफरेंस टू डिविडेंड डिसीजन हैज बीन डेवलप्ड बाय मैरोन गॉर्डन। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट नंबर 2. The next is total return on a security is equal to the following. The formula of कैलकुलेटिंग टोटल रिटर्न ऑन अ सिक्योरिटी इज पीरियोडिक कैश रिसिप्ट्स, मतलब कैश इनफ्लोज, कैश बेनिफिट जो भी आपको मिला है, प्लस में कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इज द इंक्रीमेंट इन अ प्राइस, कि जितने में आपने परचेज प्राइस था और जो आपका सेलिंग प्राइस है, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो वो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपका कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय द परचेज प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. The next question is which of the following statements are false indicate the correct code. These statements are related to a venture capital.
share capital issued by a company for the first time is known as venture capital. This statement is incorrect because that capital is known as IPO, initial public offer. All venture capital funds in India are promoted by the government. This statement is also incorrect because private venture capitalist भी exist करते हैं. In addition to capital, venture capitalists provide managerial and technical support also to the assisted firms. This statement is correct कि venture capitalist जो हैं वो फाइनेंसिंग हेल्प के अलावा मैनेजीरियल और टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं. The last one is benefits from venture capital financing can be realized in long run only. This is one of the main disadvantage of venture capital, that the benefit from venture capital can be realized only in a long run. So the incorrect statements are A and B. So the correct option is option number 2. The next is match the items of list 1 and list 2. List 1 contain the different type of risk and list 2 contain the description of that risk. List 1 liquidity risk, business risk, financial risk and inflation risk. देखो liquidity risk as clear from its name is related to a liquidity crisis, that means ability to pay a short term dues. Business risk, the main motive of any business is to earn profit, so this risk is related to a fluctuations in profit. Financial risk is related to a financing decision of the firm, and inflation risk is related to increasing the pricing of goods and services, which simultaneously decrease the purchasing power of money. So liquidity risk is related to option number 3rd, that is risk related to inability to pay its dues on time. रिस्क रिलेटेड टू परचेजिंग पावर ऑफ इनकम इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन रिस्क, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या करता है, हमारी परचेजिंग पावर ऑफ मनी को रिड्यूस कर देता है. रिस्क रिलेटेड टू फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर, हमने अभी एक क्वेश्चन किया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर केम अंडर द एम्बिट ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन, सो इट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिस्क. The last one is risk related to fluctuations in profit is related to business risk. So the correct option is option number 4. The next question is statement 1. A GDR is a bank certificate issued in more than one country for shares in a foreign company. This statement is correct statement कि GDR क्या है, एक टाइप का बैंक सर्टिफिकेट है जिसे कोई भी कंपनी दूसरी कंट्री से फंड्स रेज करने के लिए क्या करती है, इशू करती है. GDR और ADR जो है वो मोस्टली सिमिलर हैं. स्टेटमेंट नंबर 3rd, GDR are called EDR. EDR means Euro Depository Receipt when private markets are attempting to obtain Euro. That means जब GDRs को यूरो की नीड होती है तो वो क्या इशू करते हैं, यूरोपियन डिपोजिटरी रिसिप्ट. This statement is also correct. So all the statements are correct. The next is combined leverage can be used to measure the relationship between. देखो EBIT and EPS जो है, there are three types of leverage. The first one is operating leverage, the second one is financial leverage and the third one is combined leverage. जो operating leverage है, that describe the relationship between sales and EBIT, and financial leverage is related to EBIT and EPS, that is earning before interest and tax, and EPS earning per share. And the formula of combined leverage is percentage change in sales divided by a percentage change in EPS, or operating leverage multiply में financial leverage. So the correct option is option number 2. The next is which of the following variable is not known in internal rate of return method. कि internal rate of return is one of the method of capital budgeting. उसमें से हमें उस मेथड में हमें इसमें से कौन सी चीज़ क्वेश्चन में गिवन नहीं होती. डिस्काउंट रेट, अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लोज, अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लोज एंड लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट. अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लोज भी हमें पता होता है किस टाइम पे कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लोज भी पता होते हैं, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट भी पता होता है. जो चीज़ पता नहीं होती वो क्या होता है, डिस्काउंट रेट, क्योंकि इसके अंदर हम खुद का अपना क्या करते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 1. द नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैज़ एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। को भी बताया था इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, विच इज इम्प्लाइज कॉस्ट, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ सोर्स ऑफ फाइनेंस. This cost arises when a company uses internal sources towards a project without any compensation. कि जब हम अपना खुद का पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बदले में हम कोई भी कंपेंसेशन इन रिटर्न नहीं दे रहे, तो इसमें हमें बताना है इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी हो सकती है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इनको भी डिविडेंड मिलता है. इक्विटी शेयर कैपिटल को भी डिविडेंड मिलता है. डिबेंचर्स के अगेंस्ट भी हमें इंटरेस्ट पे करते हैं. बट रिटेन्ड अर्निंग, जो कंपनी ने पहले अपना प्रॉफिट बचा के रखा था, कंपनी अगर उसी को दोबारा से इन्वेस्ट करती है तो कंपनी उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती या डिविडेंड पे नहीं करती, बट कंपनी को उस पर कुछ ना कुछ इम्प्लिसिट कॉस्ट अक्कर होती है. देखो, अगर कंपनी जो है वो उसी टाइम पे अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती, शेयर होल्डर्स के बाद कैश आ जाता, वो उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे. कहीं और जब वो उसको इन्वेस्ट करते तो उनको वहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता, चाहे वो इंटरेस्ट की फॉर्म में मिलता या फिर वो डिविडेंड की फॉर्म में मिलता, जो उनको अभी नहीं मिला. सो रिटेन्ड अर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है. रिटेन्ड अर्निंग पे भी कंपनी को कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, एंड दैट कॉस्ट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. द नेक्स्ट इज which one of the following statement is not true? Profit earned from non-operating activities is added to net profit while calculating profit from operations. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि जो भी हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से भी अगर हमें कोई प्रॉफिट अर्न हुआ है तो उसको हम नेट प्रॉफिट निकालते टाइम हम दोबारा से उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं. P&L में डिविडेंड रिसीव्ड होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, तो वो हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं. Major sources of working capital in the long run is profit from operations. This statement is also correct. Depreciation is a source of funds. No, depreciation एक source of funds नहीं है. Any transaction that increase working capital is a source of fund. कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है वो एक सोर्स ऑफ फंड हो सकता है. Yes, this statement is correct. देखो, वर्किंग कैपिटल कब इंक्रीज होगी, जब हमारी करंट एसेट्स ज़्यादा हैं और हमारी क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ क्या हैं, कम. तो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि हमारी वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करेगी, दैट मीन्स हमारी करंट एसेट क्या है, इंक्रीज हो रही है, हमारे पास कैश आया है, हमारे पास बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हुआ है, वो हमारा एक सोर्सेज ऑफ फंड हो सकता है. सो द आंसर इज आंसर नंबर सी, दैट इज डेप्रिसिएशन इज अ सोर्स ऑफ फंड. वो एक सोर्स ऑफ फंड नहीं है. द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म. को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बहुत सारी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हमें बताना है उसमें से इंटरनल फैक्टर कौन सा नहीं है. इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द फर्म, ये इंटरनली डिसाइड होता है. कैपिटल स्ट्रक्चर भी इंटरनली डिसाइड होता है. डिविडेंड पॉलिसी भी. मार्केट रिस्क प्रीमियम फॉर द फर्म, इट्स डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशन. सो डी इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन अप्रोच फॉर एनालाइजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म. कैपिटल स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए द बेस्ट अप्रोच इज कंपैरेटिव अप्रोच और अ कंपैरेटिव एनालिसिस, जिसमें हम अपनी ही फर्म का या तो लास्ट ईयर की कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ कंपैरिजन करते हैं या फिर सेम इंडस्ट्री की दूसरी फर्म्स के साथ हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं. The last question of this video is mutually exclusive projects can be more accurately ranked as per. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट होते हैं जिसके अंदर वन की एक्सेप्टेंस क्या करती है, दूसरे को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देती है. सिंपल एग्जांपल है, आपको 10th के बाद साइंस लेनी है या कॉमर्स लेनी है. अगर आपने कॉमर्स चूज करी तो साइंस ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गई. आपको साइंस को रिजेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गई क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हो. सो वही है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स. वो डिपेंडेंट प्रोजेक्ट होते हैं. जैसे आपको सेम टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, या तो आप उसके लिए मशीनरी दिल्ली से मंगा सकते हो या आप कोलकाता से मंगा सकते हो. आपने डिसीजन लिया दिल्ली से मंगानी है तो कोलकाता वाला जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया. सो इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है ऐसे प्रोजेक्ट्स को रैंक करने के लिए? IRR मेथड
NPV method, modified internal rate of return method and accounting और average rate of return method. देखो अकाउंटिंग और जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड है इनकी डिसएडवांटेज है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते, सो ये तो इसका बेस्ट मेथड नहीं हो सकता। अब बात आती है IRR और NPV मेथड और मॉडिफाइड IRR। NPV method is more reliable than IRR method because in NPV method we consider the discount rate or we use the discount rate or the cut off rate, but in IRR जो मेथड है उसके अंदर क्या होता है, हम हिट एंड ट्रायल बेसिस के मेथड पे IRR को कैलकुलेट करती हैं। सो ये एक टाइप की सब्जेक्टिव अप्रोच भी हो जाती है कि कई बार सेम प्रोजेक्ट के लिए किसी ने कोई और IRR कैलकुलेट करी और हमने कोई और IRR कैलकुलेट की है। सो IRR मेथड इज लेस reliable than a NPV method. So the correct answer is net present value method. Thank you everyone. Please like and subscribe my channel. For any query and PDF you can mail me at crackyournet@gmail.com, and you can also follow me at crackyournet on Instagram, and you can also post your queries in a chat box. Thank you everyone.